आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे ध्रुवों का वास्ता। आज हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे ध्रुवों का वास्ता। ध्रुवों का वास्ता। अब ध्रुवों का वास्ता क्या होता है जब हम देखें तो कहने का मतलब जिस तरह से ध्रुव के अणु होते हैं उसी तरह से गैस के अणु होते हैं। गैस के अणुओं की तरह ध्रुव के अणु भी लगातार सभी दिशाओं में गति करते हैं। क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। जो ध्रुव के अणु होते हैं मान लीजिए वो क्या करते हैं? सभी दिशाओं में गति करते रहते हैं। जिनकी गति ऊर्जा ज्यादा होती है वे अणु ध्रुव की सतह को छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? ध्रुव की सतह को छोड़ देते हैं। यानी कहने का मतलब हमारा ये हुआ जैसे ये ध्रुव की सतह क्या दिया गया? ध्रुव की सतह। तो जिन अणुओं के पास गति ऊर्जा ज्यादा होती है वो ध्रुव की सतह को छोड़ देते हैं और ध्रुव की सतह को छोड़ करके क्या हो जाते हैं? वाष्प में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं? वाष्प में। और मान लीजिए जब वाष्प में बदलेंगे ध्रुव की सतह को छोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे वाष्प में बदल जाते हैं और शेष ध्रुव के ऊपर तो क्या करते हैं? इसी के ऊपर अपना प्रभाव डालने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? इसी के ऊपर अपना प्रभाव डालने लगते हैं। इसको पढ़ा जाता है ध्रुवों का वास्ता। क्या पढ़ते हैं? ध्रुवों का वास्ता। गैस के अणुओं की तरह ध्रुव के अणु भी सदैव प्रत्येक दिशा में गति करते रहते हैं। जिन अणुओं की गति ज्यादा होती है वे ध्रुव की सतह को छोड़ देते हैं और वाष्प में बदल जाते हैं तथा शेष ध्रुव के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं। ध्रुवों के इस प्रभाव को पढ़ा जाता है ध्रुवों का वास्ता। क्या पढ़ा जाता है? ध्रुवों का वास्ता। अब ध्रुवों का वास्ता मान लीजिए ध्रुव को हमारा विलयन भी जैसे हमारा ध्रुव है तो विलयन में दो चीजें होती है, एक होता है विलय और एक होता है विलायक। तो जब किसी अवाष्पशील पदार्थ को, अवाष्पशील का मतलब है जैसे ग्लूकोज हुआ, चीनी हुआ, जब किसी अवाष्पशील पदार्थ को किसी शुद्ध विलायक में घोला जाता है, शुद्ध विलायक का मतलब पानी, जब किसी शुद्ध विलायक में घोला जाता है तो विलायक में घुलेगा तो विलयन बन जाएगा। जब किसी अवाष्पशील पदार्थ को किसी शुद्ध विलायक में घोला जाता है तो विलयन का वाष्पदाब विलायक के वाष्पदाब से कम हो जाता है। क्या हो जाता है? विलायक के वाष्पदाब से कम हो जाता है। जैसे हमने दो एपरेटस, एक मान लीजिए हमारा ये दिया गया है और एक हमारा ये दिया गया है। हमने क्या कर दिया? दोनों को गैस जार को बंद कर दिया। इस तरह से हमने इसको बंद कर दिया और इसी तरह से मान लीजिए इसको भी बंद कर दिया। फिर इसमें क्या कर दिया? एक में भर दिया हमने शुद्ध विलायक। क्या भर देंगे? एक में शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक का मतलब पानी भरा, शुद्ध विलायक जल भरा हुआ और एक में भरा हुआ है विलयन। क्या भरा हुआ है? विलयन। विलयन के दो भाग होते हैं, एक होता है विलय और एक होता है विलायक। तो इसमें भी हमने क्या कर दिया है? इस तरह की एक जाली लगा दी। आप मान लीजिए जब जाली लगा दी इसमें भरा हुआ शुद्ध विलायक पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? इसमें पानी। जब जल भरा हुआ है इसमें फिर वही होगा कि जल की जिन अणुओं की गति ऊर्जा ज्यादा होगी वे अणु ध्रुव की सतह को छोड़ेंगे और वाष्प बदलेंगे तथा शेष ध्रुव के ऊपर अपना प्रभाव डालने लगेंगे। जब शेष ध्रुव के ऊपर अपना प्रभाव डालेंगे तो इसको पढ़ा जाता है ध्रुवों का वास्ता। तो जो शुद्ध विलायक होता है इसको कोई भी चीज नहीं घुली हुई है। जब कोई भी चीज मान लीजिए इसमें नहीं घुली है तब क्या होता है कि जो मान लीजिए हमारा विलायक ही विलायक था इसमें से जिन अणुओं की गति ऊर्जा ज्यादा थी वे अणु बाहर निकले और बाहर निकल करके शेष ध्रुव के ऊपर अपना प्रभाव डालने लगे। क्या करने लगे? शेष ध्रुव के ऊपर अपना प्रभाव डालने लगे। जब किसी अवाष्पशील पदार्थ को किसी शुद्ध विलायक में घोला जाता है तो वो विलयन बन गया। क्या बन गया? विलयन। तो कहने का मतलब ये विलयन बन गया और विलयन के दो भाग। कितने भाग होते हैं विलयन के? तो एक होता है विलय और एक को पढ़ा जाता है विलायक। क्या पढ़ा जाता है? विलायक। तब क्या होता है कि मान लीजिए जो विलयन का वाष्पदाब होता है इसमें जो विलय के अणु होते हैं वो निकल करके क्या हो जाते हैं? इस गैपिन में जाकर बैठ जाते हैं। और जब यहाँ पर गैपिन में बैठते हैं और जिन अणुओं की मान लीजिए गति ऊर्जा ज्यादा होती है वे अणु बाहर निकलने के लिए जाते हैं और उनकी टक्कर गैपिन में बैठे हुए विलय के अणु से हो जाते हैं तो अणु बाहर निकल जाते हैं। यानी वो बातें बाहर नहीं निकल पाते। जब बाहर नहीं निकल पाएंगे तो तीन चार इसको मान लीजिए जगह ऐसी है जहां पर निकलने के लिए जिन अणुओं की गति ऊर्जा ज्यादा है उनको निकलने के लिए जगह नहीं है। और जब जगह नहीं है तो मान लीजिए क्या होता है? जो विलयन के अणु होते हैं वो कम बाहर निकल पाते हैं। क्या हो पाते हैं? कम बाहर निकल पाते हैं। तो जो हमारा मान लीजिए शुद्ध विलायक था उसमें वाष्प के अणु ज्यादा दिखाई देते हैं और विलयन को वाष्प के अणु कम दिखाई देते हैं। इसी वजह से हमारा विलयन का वाष्पदाब कम और विलायक का वाष्पदाब ज्यादा। क्या होता है? विलायक का वाष्पदाब ज्यादा होता है। इस मान लीजिए कमी और अधिकता को कैसे हम प्रदर्शित करेंगे तो इसके लिए अब आगे हम पढ़ेंगे
मान लीजिए वाष्प दाब का अवनमन और वाष्प दाब का अपेक्षित। पहला हमारा वाष्प दाब का अवनमन, ये दिया गया वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन, अवनमन मीन्स होता है कमी। अवनमन का मतलब क्या होता है? कमी होता है। क्यों कमी हो गई वाष्प दाब के अवनमन में? जब किसी अवाष्पशील पदार्थ को किसी शुद्ध विलायक में घोला जाता है तो विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। वाष्प दाब में होने वाली इस कमी को पढ़ा जाता है वाष्प दाब का अवनमन। क्या पढ़ा जाता है? वाष्प दाब का अवनमन। जब किसी अवाष्पशील पदार्थ को किसी शुद्ध विलायक में घोला जाता है तो विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। वाष्प दाब में होने वाली इस कमी को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्प दाब का अवनमन। यदि हम कहें यदि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, यदि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब पीयू तथा विलयन का वाष्प दाब पीएस है तो कितना है? पीएस है तो। अब हमें क्या करना है? हमने कहा यदि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब पीयू और विलयन का वाष्प दाब पीएस है तो अब हमें कमी निकालना है। तब हमें कहेंगे वाष्प दाब का अवनमन बराबर, यहां लिख दिया जाएगा वाष्प दाब का अवनमन बराबर, अवनमन मीन्स कमी, हमने अभी बताया था। वाष्प दाब का अवनमन बराबर हो जाएगा विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब। तो यहां पर हम लिख देंगे विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब। कमी निकाला है विलयन का वाष्प दाब। ये दिया गया, एक दिया गया है विलायक का वाष्प दाब और एक दिया गया है विलयन का वाष्प दाब। विलायक के वाष्प दाब को अपन प्रदर्शित करते थे पीओ से और विलयन के वाष्प दाब को प्रदर्शित करते थे पीएस से। तब हमारा सूत्र बन जाएगा वाष्प दाब का अवनमन बराबर हो जाएगा पीओ माइनस पीएस। विलायक के वाष्प दाब में से हम विलयन का वाष्प दाब घटा देंगे। क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो ये हो जाएगा वाष्प दाब का अवनमन, यानी हमें वाष्प दाब का अवनमन बराबर हो जाएगा पीओ माइनस पीएस, अर्थात विलायक के वाष्प दाब में से विलयन का वाष्प दाब घटा देंगे। तो ये हुआ अपना वाष्प दाब का अवनमन। इसमें क्या था? जब किसी अवाष्पशील पदार्थ को किसी शुद्ध विलायक में घोला जाता है तो विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। विलायक के वाष्प दाब होने वाली इस कमी को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्प दाब का अवनमन। अब आता है वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। अगला है वाष्प दाब का अपेक्षित, रिलेटिव, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन तो इसी डेफिनेशन कहती है वाष्प दाब के अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात। वाष्प दाब का अवनमन कहने का मतलब पीओ माइनस पीएस, वाष्प दाब का अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना था? पीओ। तो वाष्प दाब के अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। क्या कहते हैं? वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। समझ लीजिए वाष्प दाब के अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को क्या पढ़ा जाता है? वाष्प दाब के अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन कहते हैं। तो वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन बराबर होता है वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन बराबर, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन बराबर लिख दिया जाएगा पीओ माइनस पीएस। ये हो गया वाष्प दाब का अवनमन तथा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब का अनुपात पीओ। यहां लिख दिया जाएगा पीओ। तो ये सूत्र बन जाएगा अपना वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन बराबर पीओ माइनस पीएस अपॉन पी। इसी के ऊपर मान लीजिए एक अपना नियम है जो अभी अपन पढ़ेंगे, राउल्ट का। क्या पढ़ना है? अब राउल्ट का पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे अब हम? राउल्ट का सन 1887 में एक मान लीजिए एफएम राउल्ट, उनका पूरा नाम था एफएम
विलयनों के लिए वास्तुदाब से संबंधित एक नियम दिया था। क्या किया था? तनु विलयनों से संबंधित वास्तुदाब का एक नियम दिया था, जिसको पढ़ा जाता है राउल का नियम। तब राउल का नियम कहता है कि वास्तुदाब का अपेक्षित अवनमन, क्या कहता है? वास्तुदाब का अपेक्षित अवनमन विलयन में, वास्तुदाब का अपेक्षित अवनमन विलयन में विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। मूल प्रभाज के बराबर होता है। तब कंडीशन कहती है कि वास्तुदाब का अपेक्षित अवनमन विलयन में विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया था अपेक्षित अवनमन। अपेक्षित अवनमन होता है अपना पीयू माइनस पीएस अपॉन पीयू, और विलय का मूल प्रभाज होता था, विलय का मूल प्रभाज बराबर आप लोगों ने पढ़ा था n बटे n प्लस n। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था। तो ये नियम जो दिया गया है, ये क्या दिया गया था? वास्तुदाब का अपेक्षित अवनमन विलयन में विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। यदि विलय तथा विलायक, यदि किसी विलयन में शुद्ध विलायक का वास्तुदाब पीयू, यदि किसी विलयन में शुद्ध विलायक का वास्तुदाब पीयू तथा विलयन का वास्तुदाब पीएस है, तथा विलयन का वास्तुदाब पीएस है, क्या लिखा जाएगा? यदि किसी विलयन में शुद्ध विलायक का वास्तुदाब पीओ तथा विलयन का वास्तुदाब पीएस है, तो यदि विलयन में विलय और विलायक के मूलों की संख्या, यदि विलयन में विलय तथा विलायक की मूलों की संख्या स्मॉल n तथा कैपिटल N है, कितनी बनी जाएगी? स्मॉल n तथा कैपिटल N है। यदि विलयन में विलय तथा विलायक के मूलों की संख्या स्मॉल n तथा कैपिटल N है, तो हमने आपको पढ़ाया था विलय का मूल प्रभाज बराबर, तो यहां लिख देंगे विलय का मूल प्रभाज बराबर, विलय का मूल प्रभाज क्या लिखा जाएगा? विलय का मूल प्रभाज को हम x1 से प्रदर्शित करते थे, तो ये हो जाएगा विलय का मूल प्रभाज x1 बराबर, यहां लिखा जाता है विलय के मूलों की संख्या बटे विलय के मूलों की संख्या प्लस विलायक के मूलों की संख्या। कितना हो जाएगा? यहां हो जाएगा विलय के मूलों की संख्या बटे, फिर हो जाएगा यहाँ पर विलय के मूलों की संख्या, विलय के मूलों की संख्या प्लस विलायक के मूलों या इसी को हम लिख सकते हैं विलय का मूल प्रभाज बराबर, विलय के मूलों को लिखा जाता है स्मॉल, और विलय के मूल इसको ये स्मॉल है, तो विलायक के मूल इसको कैपिटल है। तो यहाँ पर अपना सूत्र बन जाएगा n बटे n प्लस n। कितना हो जाएगा? n बटे n प्लस n। n है अपने विलय के मूल प्लस विलायक। अब हम लगा देंगे राउल के नियम, इससे लगा देंगे राउल के नियम से जो डेफिनेशन कहती है कि वास्तुदाब का अपेक्षित अवनमन पीओ माइनस पीएस अपॉन पीओ, तो कितना हो जाएगा? वास्तुदाब का अपेक्षित अवनमन विलयन में विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है, इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा n बटे n प्लस n। तब हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू राउल, क्या लिखा जाएगा? अकॉर्डिंग टू राउल के नियमानुसार कितना हो जाएगा? पीयू माइनस पीएस अपॉन पीओ बराबर हो जाएगा स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस। तब इसको हम लिखेंगे पीओ माइनस पीएस बटे पीओ, क्या था? शुद्ध वास्तुदाब का अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वास्तुदाब के अनुपात को वास्तुदाब का अपेक्षित अवनमन। ये हो गया वास्तुदाब का
अपेक्षिक अवमन, यही तो परिभाषा कहती है। वास्तव का अपेक्षिक अवमन पीओ माइनस पीएस अपॉन पीओ क्या होता है, विलयन में विलय के मूल प्रभाव के बराबर होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे विलय का मूल प्रभाव n बटे n प्लस, क्या लिख दिया जाएगा, n बटे n प्लस n। अब आगे चलते हैं, मान लीजिए अब जो हमारा राउल का नियम था ये अति तनु विलयनों पर लागू, इस पर लागू हो रहा था अति तनु विलयनों पर, तो हम इसको आगे बढ़ा देंगे। अति तनु विलयनों के लिए ये मान सकते हैं कि इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 1। अब हम लिखेंगे अति तनु विलयनों के लिए, अति तनु विलयनों के लिए, विलयनों के लिए हम ये मान सकते हैं कि, हम ये मान सकते हैं कि जो हमारा अति तनु है ये दिया गया स्मॉल एन विलय का मूल होता है और कैपिटल एन विलय का मूल होता है। मान सकते हैं कि n प्लस n विलय और जो हमारा विलायक है वो जो विलय पदार्थ है वो मान लीजिए लगभग बराबर है हमारा कैपिटल है। किसका दिया गया है, कहने का मतलब जो हमारा स्मॉल एन है बिल्कुल कम है और कैपिटल एन ये, तो मान लीजिए हम लिख सकते हैं अति तनु विलयनों के लिए हम ये मान सकते हैं कि n प्लस n लगभग बराबर होता है कैपिटल एन, इसके बराबर हो जाता है, लगभग बराबर होता है कैपिटल एन के। तो क्या आ जाएगा, हम समीकरण नंबर 1 में इसकी जगह पे यहाँ ले लेंगे कैपिटल एन, तो हम नीचे से लिखेंगे तो समीकरण 1 से कितना लिख दिया जाएगा, तो समीकरण 1 से तब अपना बन जाएगा पीओ माइनस पीएस अपॉन पीओ बराबर हो जाएगा n बटे कैपिटल, कितना हो जाएगा n बटे कैपिटल एन। इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 2, कितना मान लिया हमने इसको, समीकरण नंबर 2। हमने अभी बताया था स्मॉल n जो होता है ये विलय के मूलों की संख्या होती है और कैपिटल n जो होता है विलायक के मूलों की संख्या होती है। इसकी संख्या होती है विलायक के मूलों की संख्या। हमने आपको बताया था कि मूलों की संख्या कैसे निकलती है, पदार्थ के मूलों की संख्या बराबर सूत्र होता है पदार्थ का भाग विराम में बटे पदार्थ का अनुभाग। तो जहां पर ये रखा हुआ है n बराबर, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं स्मॉल w बटे स्मॉल n, विलय का भाग विराम में बटे विलय का अनुभाग। कैपिटल एन बराबर हम लिख सकते हैं कैपिटल w बटे कैपिटल एन, विलायक का भाग विराम में बटे विलायक का अनुभाग। ये दोनों मान उठा करके हम इस जगह पे रख देंगे, तब हमारा सूत्र बन जाएगा पीओ माइनस पीएस अपॉन पीओ बराबर हो जाएगा स्मॉल w बटे स्मॉल एन कैपिटल w बटे कैपिटल एन। यहाँ इसको लिख सकते हैं कितना, पीओ माइनस पीएस अपॉन पीओ बराबर हो जाएगा स्मॉल w बटे स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन बटे, ये बना ये समीकरण नंबर 3 है। इस समीकरण की सहायता से हम किसी अवास्तविक पदार्थ के अनुभाग की गणना कर सकते हैं, अनुभाग की गणना कर सकते हैं, शुद्ध विलायक का वास्तुदार निकाल सकते हैं, विलयन का वास्तुदार निकाल सकते हैं। यही अपना लागू का नियम है। वास्तुदार सापेक्ष अवमन विलयन में विलय के मूल प्रभाव के बराबर होता है। जहाँ पीओ क्या दिया गया है, ये अभी आगे बताया था आपको, शुद्ध विलायक का वास्तुदार 12 से ज्यादा होता है, ये दिया गया शुद्ध विलायक का वास्तुदार, क्या दिया गया, शुद्ध विलायक का वास्तुदार। पीएस दिया गया है विलयन का वास्तुदार, विलयन का वास्तुदार, तो यहाँ हो जाएगा विलयन का वास्तुदार। स्मॉल w विलय का भाग, यहाँ लिख देंगे हम विलय का भाग विराम, स्मॉल एन विलय का अनुभाग, क्या होता है विलय का अनुभाग मॉलिक्यूलर वेट, कैपिटल W विलायक का भाग, विलायक का भाग विराम, कैपिटल एन विलायक का, तो यहाँ लिख दिया हमने विलायक का विलायक। अब आप लोगों को राउल के नियम की कुछ सीमाएं होती है। राउल का नियम की पहली सीमा होती है कि राउल का नियम अति तनु विलयनों पर लागू होता है। दूसरा पार्ट होता है इसका, राउल का नियम ऐसे विलयनों पर लागू नहीं होता जो मान लीजिए पदार्थ विलयन में संगुणित या वियोजित होता है। संगुणित का मतलब मान लीजिए जुड़ जाते हो और वियोजन का मतलब टूट जाते हो, तो ऐसे पदार्थों के ऊपर राउल का नियम लागू नहीं होता है जो पदार्थ विलयन में संगुणित या वियोजित